हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम लोग सीआरपीसी की 5 इंपॉर्टेंट धाराओं को समझने वाले हैं और इसके बाद केवल 2 वीडियोज़ हो रहेंगी सीआरपीसी की, उसके बाद हम एक्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। बट आप लोगों से भाई बहुत बहुत गुजारिश है, अब वीडियोज़ एक वीडियो को बनाने का चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। संसाधन है, लाइट वगैरह बहुत लगती है। हालांकि ये चीज़ें कहना बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है मुझे, बट यार लाइक किया करो और शेयर करो चैनल को मैक्सिमम, जिससे ये जो एक्सपेंसेस हैं कम से कम मैं इनको तो बेयर कर पाऊँ, इनको तो मैं झेल पाऊँ। तो आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे चाहिए बस मैक्सिमम शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और यूनिफॉर्म ला के मुझे दो। इतनी चीज़ें आपसे चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने अभी पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और जब जाके उधर देखा तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था। तो अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको मिटाता तो आज वीडियो नहीं दे पाता मैं आपको। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हम समझने वाले हैं सेक्शन 129 को, सेक्शन 130 को, सेक्शन 132 को, सेक्शन 133 को और सेक्शन 144 को। ये सेक्शन 144 वही सेक्शन है जिसके बारे में आपने आईपीसी में मुझसे पूछा था कि सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपने कैसे छोड़ दिया। तो मैंने बोला था कि भैया जब हमको पढ़ाना होगा हम पढ़ा देंगे। यानी कि ये सीआरपीसी का 144 है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये अभी भी कोरोना काल में भी देश के विभिन्न राज्यों में देखने को मिला है। तो इसको समझेंगे, इसके साथ में और चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं सेक्शन 129 की तरफ, जो भीड़ को तितर बितर करने के आदेशों से संबंधित है। देखो 129 में क्या कहा जा रहा है, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या कोई थाने का भार साधक अधिकारी यानी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन या एसओ, जिसको एसओ बोल रहा है, स्टेशन ऑफिसर बोला जा रहा है, एसओ की अनुपस्थिति है तो मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर भीड़ को तितर बितर करने के आदेश दे सकता है। भीड़ से यहां मतलब विधि विरुद्ध जमाव से। विधि विरुद्ध जमाव को हम आईपीसी में पढ़ के आए हैं। विधि विरुद्ध जमाव को मतलब सीधे सीधे समझा जाता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, मतलब मिनिमम 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा कितने भी हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, और उन सबका एक ही इंटेंशन हो, मतलब सब के सब लोगों का एक ही इंटेंशन हो, कोई भी एक आशय हो और वो आशय अपराध से मिलता जुलता हो, तो उसको विधि विरुद्ध जमाव माना जाता है। तो यदि कार्यपालक मजिस्ट्रेट डीएम, एसडीएम, एडीएम साहब को या थाने के भार साधक अधिकारी को या थाने के भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को यह लगता है कि कहीं पर विधि विरुद्ध जमाव हो रहा है और वो विधि विरुद्ध जमाव लोक परिशांति के लिए खतरा है, यानी कि जो पब्लिक है, उपद्रव हो सकता है, कोई दंगा हो सकता है, कोई बवाल हो सकता है, लोक में जो शांति है, पब्लिक में जो शांति है, सोसाइटी में जो शांति है, उसके लिए खतरा है ये विधि विरुद्ध जमाव। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसओ साहब या एसओ साहब की अनुपस्थिति में मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भीड़ को तितर बितर होने के आदेश दे सकते हैं। बोलेंगे कि भाई यहां से हट जाइए, आप यहां से हट जाइए, नहीं तो हम कुछ कानूनी एक्शन लेंगे, आप तितर बितर हो जाइए, हट जाइए यहां से। तो ये आदेश दे सकते हैं कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एसओ दे सकते हैं, या एसओ की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर दे सकता है। तो अभी क्या बात है, आदेश दे दिया और आदेश देने के बाद भी यदि वह विधि विरुद्ध जमाव हटता नहीं है ना, वहीं पे जमा रहता है या क्या करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर को होता है और फिर वहीं पे आ जाता है, यानी कि ऐसी मंशा को दिखाता है कि वो वहां से हटना नहीं चाह रहा है। 129 में क्या बात कही जा रही है, यदि डीएम साहब को, एसडीएम साहब यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब को, एसओ साहब को या मिनिमम सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को लग रहा है कि कहीं पे भीड़ इकट्ठी हो रही है और वो लोक परिशांति के लिए खतरा साबित हो सकती है, तो इन तीनों में से कोई भी उस भीड़ को तितर बितर होने के आदेश दे सकता है और कहेगा कि तुम यहां से हट जाओ। अगर नहीं हटता है या ऐसी मंशा को प्रदर्शित करता है कि वो हटना चाह नहीं रहा है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसओ साहब या सब इंस्पेक्टर साहब बल के प्रयोग के आदेश भी दे सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि धक्का दो इनको, भगाओ, लाठी चलाओ इन पे। ये आदेश भी 129 धारा के अंतर्गत ये तीनों अधिकारी दे सकते हैं। ये बात 129 में। अब यहां तक तो बात आई क्या कि पुलिस तक बात निपट जाएगी, यहाँ तक है ना, 129 में पुलिस तक बात निपट जाएगी। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि दंगे हो जाते हैं या बहुत भयंकर दंगे होने की संभावना है।
बहुत भयंकर दंगे होने की संभावना है, बलवा होने की संभावना है, कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो जाने की संभावना है, तो आपने देखा होगा कि एडवांस में रैपिड एक्शन फोर्स को मंगा लिया जाता है, जो सीआरपीएफ का ही एक भाग है। सीआरपीएफ को बुला लिया जाता है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया जाता है, बीएसएफ आ जाती है, सीआरपीएफ आ जाती है, या कोई ज़्यादा गंभीर मुद्दा होता है तो डायरेक्ट सेना को बुला लिया जाता है। तो ये बात आती है 130 में कि जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग। 129 में तो पुलिस तक ही बात निपट गई थी, पर अगर मामला गंभीर है तो यहां पर सशस्त्र बलों के प्रयोग का अधिकार दिया जा रहा है किसको? केवल और केवल कार्यपालक मजिस्ट्रेट को। 129 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी आदेश दे सकते थे लाठी चलाने का, बल प्रयोग का सामान्य आदेश देने का एसओ साहब भी कर सकते थे, सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी कर सकता था। बट यदि सशस्त्र बलों के प्रयोग की बात आएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात आएगी, आर्मी की बात आएगी, तो यहां पर केवल और केवल अधिकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट का है, यानी कि डीएम साहब का है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कौन? कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी उच्च पंक्ति के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी कि सीधे सीधे डीएम साहब से बात हो रही है। डीएम हुए, एडीएम साहब हुए। तो 130 में बात है जमाव को, भीड़ को हटाने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। यदि जमाव तितर बितर नहीं हो रहा है 129 वाले तरीकों से, 129 वाले तरीकों से जमाव तितर बितर नहीं हो रहा है, धमकाने से, डराने से, लाठी का प्रयोग करने से, तो उसके बाद सशस्त्र बल का प्रयोग किया जा सकता है, ये धारा 130 कह रही है। और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को, सशस्त्र बल के किसी अधिकारी को, अब अगर सीआरपीएफ होगा, रैपिड एक्शन फोर्स होगा, बीएसएफ होगा, तो इसमें रैंक बिल्कुल पुलिस के हिसाब से ही होती हैं। सब इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ही सब रैंक्स होती हैं। या अगर सेना की बात आएगी तो लेफ्टिनेंट होंगे, कैप्टन होंगे, मेजर साहब होंगे, या मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल होंगे, कर्नल साहब होंगे, है ना। तो सशस्त्र बल का जो अधिकारी है उनको कार्यपालक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं कि साहब आप बल का प्रयोग कीजिए और भीड़ को तितर बितर कर दीजिए। चाहे आप लाठी का प्रयोग करें, डंडों का प्रयोग करें, कोई भी तरीका आपको अपनाना पड़े, चाहे आप गोलियों को हवा में फायर करें, रबड़ की गोलियां मारें, कुछ भी करें, या गोली सीधे मार दें आप, ये छूट मिल जाती है सशस्त्र बलों को। और ये छूट देने वाला कौन है? यह है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। हालांकि सेना का जज्बा अलग है, सेना का सम्मान अलग है, सेना की पावर्स अलग हैं, पर जब सम्मिलित रूप से सबको देखा जाता है तो आप देखिए रुतबा किसका बड़ा है। डीएम साहब की पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है और डीएम साहब के आदेश भी सशस्त्र बलों के अधिकारियों को मानने पड़ते हैं, ये सेक्शन 130 कह रही है। बट इसमें क्या बात आई है कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा अधिकारी को ऑर्डर मिल जाएंगे, सशस्त्र बल के अधिकारी को ऑर्डर मिल जाएंगे कि बल का प्रयोग करो भीड़ को भगाने के लिए, तो अधिकारी के लिए वहां पे एक चेतावनी है कि केवल उतने बल का प्रयोग करें जितना आवश्यक हो, जितना जरूरी हो भीड़ को हटाने के लिए उतना आवश्यक हो। ये नहीं कि भाई डंडे वंडे से काम चल जाएगा या गोली हवा में छुटा काम चल जाएगा तो सामने गोली मार दी जाए, एकदम नहीं मारा जाए, पहले काउंट डाउन किया जाए, भाई अभी तुम नहीं करोगे हम हवाई फायर करेंगे, हवाई फायर नहीं मानोगे तो सामने गोली मार देंगे। अब अगर सामने गोली मार के भी काम नहीं चल रहा है या काम चल गया, सामने गोली मारा, भीड़ हटा दिया, तो वहां पे टैंक ले आए, ले भाई हम टैंक से मारेंगे, डूम उड़ा देंगे तुम्हारा सब। पर ऐसा कुछ नहीं है, जितना आवश्यक है केवल उतने बल का प्रयोग है। अब आप ये चीज देखो कि मान लियो ये मानो 130 वाला मामला हो गया, कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिए, पुलिस ने भी माने, पुलिस भी साथ में थी, पुलिस ने भी गोलियां चलाई, सशस्त्र बलों ने भी गोलियां चलाई, बहुत बुरा हाल हुआ, लोग जख्मी हुए, हड्डियां टूटी, हत्या हो गई, मर गए। तो अब क्या होगा? जिनके लोग मरे हैं वो मुकदमा करने जाएंगे। किस पे मुकदमा करने जाएंगे? वो या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट साहब के पास मुकदमा, उसके पे मुकदमा करने जाएंगे कि डीएम साहब ने ऑर्डर दिए, या पुलिस वाले पकड़े जाएंगे, पुलिस वालों को मुकदमा, पुलिस वालों पर मुकदमा होगा कि भाई इन्होंने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, या सेना के और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीएपीएफ हैं उनके अधिकारियों और सिपाहियों पे मुकदमे होंगे। बट 132 देता है संरक्षण, उनका बचाव करता है सेक्शन 132 और कहता है कि 129 और 30 में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है किसी भी अधिकारी या मतलब कर्मचारी द्वारा, किसी भी लोक सेवक द्वारा जो उसके अधिकार क्षेत्र में, जो शक्ति में है, और ऐसे में वो कोई काम करता है तो उस पे किस पे? या तो मजिस्ट्रेट साहब पे या पुलिस पे, पुलिस में कोई भी है या सशस्त्र बल में कोई भी है, तो इन पे कोई भी मुकदमा चलाने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लेना जरूरी है, उनसे अनुमति लेना जरूरी है। और इसका मतलब है कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो कभी भी ऐसा माहौल बने तो आप अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए।
आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं 133 की। 133 में डीएम साहब और एसडीएम साहब के शक्तियों के बारे में बात है कि वो कुछ आदेश दे सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड, लोक शांति को बनाए रखने के लिए वो आदेश दे सकते हैं। पहला आदेश क्या दे सकते हैं कि कोई मार्ग है, कोई रास्ता है, सड़क है, कोई छोटी सड़क है, बड़ी सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग है और राज्य मार्ग है कोई, या कोई नॉर्मल सड़क है, मतलब कोई भी मार्ग है, उस मार्ग में यदि कोई बाधा है, या कोई जल मार्ग है, कोई नदी है, उस नदी में नौका चलती है, छोटे छोटे बोट्स चलते हैं, छोटे जलपोत चलते हैं, उसमें यदि कोई बाधा नेचुरल रूप से है या कोई लगा रहा है, या तो मार्ग में या जल मार्ग में, तो उस बाधा को हटाने का आदेश दे सकते हैं कौन? डीएम और एसडीएम साहब। यदि कोई व्यापार, कोई कारोबार ऐसा हो रहा है, ऐसा कोई कारोबार हो रहा है, ऐसी कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई काम ऐसा हो रहा है जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है या नुकसान होने की, हानि होने की संभावनाएं हैं, तो डीएम एसडीएम साहब उसको बंद करने के आदेश दे सकते हैं। अब तीसरी बात है, यदि कोई भवन है, कोई भवन है, भवन का मतलब यहाँ पे है जिसमें कोई निवास करता हो, जिसमें कोई रहता हो, जिसमें कहीं काम करता हो, मनुष्य के काम करने के लायक जो स्थान है जिसमें रहता है, काम करता है, कोई भवन निर्माण हो रहा है, कोई भवन निर्माण हो रहा है, या किसी ऐसे पदार्थ को बेचा जा रहा है जिससे किसी अग्निकांड के हो जाने की संभावना है, अग्निकांड, आग लग जाए, अग्निकांड के हो जाने की संभावना है, या कोई पदार्थ ऐसा बेचा जा रहा है जिससे विस्फोट हो जाने की संभावनाएं हैं, या कोई ऐसा वृक्ष खड़ा हुआ है जो कभी भी गिर सकता है और उससे किसी को हानि हो सकती है, तो ऐसे भवन निर्माण के कार्य को रोकने का आदेश दे सकते हैं, ऐसे पदार्थ को बेचने का, न बेचने का आदेश दे सकते हैं, और ऐसे वृक्ष को हटाने का आदेश दे सकते हैं डीएम और एसडीएम साहब। अब उसके बाद चौथा आदेश क्या दे सकते हैं? कहीं पे कोई कुआं है, कोई खाई है, कोई तालाब है, कोई सड़क है, और ये सब चारों डेंजरस हैं। अगर कुआं है बिना बाउंड्री के तो कोई भी गिर सकता है, खाई है, खाई में कोई गिर सकता है, तालाब है, तालाब में कोई गिर सकता है, मर सकता है, और सड़कों के किनारे भी आपने बाढ़ देखी होंगी, बराबर बराबर रेलिंग टाइप रहता है। तो इनमें कुओं के चारों तरफ, खाइयों के किनारे किनारे, या तालाब के चारों तरफ और सड़क के किनारे किनारे बाड़ लगाने के आदेश भी डीएम और एसडीएम साहब दे सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पांचवी बात है, यदि कोई खतरनाक जीव जंतु कोई पाले हुए है, या वो मतलब छूट गया है, कुछ भी हो गया है, किसने पाल रखा है, जैसे आए दिन तेंदुओं के छूट जाने की बात आती है, तेंदुआ मिला, वहाँ ये हुआ, जंगल में ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमाका हुआ, तो क्योंकि खतरनाक जंतु जिससे किसी के प्राण जाने की संभावना है, तो अगर वो काबू नहीं आ रहा है तो उसको मार देने की, नष्ट करने के आदेश दे सकते हैं, या उसको बंद करके उसको चिड़ियाघर में, जंगल में कहीं भी छोड़ने के आदेश दे सकते हैं। कुल मिला के खतरनाक जंतु का निवारण करने के आदेश दे सकते हैं डीएम और एसडीएम साहब। ये बात कही जा रही है किसमें? सेक्शन 133 में। और अब बात कर लेते हैं सेक्शन 144 की, जो आपका भी पसंदीदा है, मेरा भी बहुत पसंदीदा है। इसमें क्या बात आती है? न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। न्यूसेंस किसको बोलते हैं? उपद्रव को। यदि किसको? डीएम साहब को 144 शक्ति है किसकी? डीएम साहब की शक्ति है, एसडीएम साहब की शक्ति है, और राज्य सरकार की शक्ति है। यदि डीएम साहब को, एसडीएम साहब को या राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि कोई उपद्रव होने वाला है, कोई दंगा होने वाला है, बवाल होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, या कोई आशंकित खतरा उनको लग रहा है, जैसे कि आशंकित खतरा कि कोरोना है, भाई कोरोना चल रहा है, कि आशंकित खतरा है, अगर हमने खुला छोड़ दिया लोगों को तो लाखों लोगों के और मर जाने की, जान गंवा देने की संभावना है। तो अगर कोई ऐसा न्यूसेंस का मामला है या कोई आशंकित खतरे का मामला है और अर्जेंट मामला है, अर्जेंट मतलब कि उसमें तुरंत एकदम कार्रवाई करनी है, तो डीएम साहब परमिशन थोड़ी लेंगे, एसडीएम साहब परमिशन थोड़ी लेंगे, राज्य सरकार परमिशन थोड़ी लेगी, उसको अर्जेंटली कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों में धारा 144 का प्रयोग किया जाता है। डीएम साहब, एसडीएम साहब या राज्य सरकार, सॉरी थोड़ा गला खराब हो गया है, तो राज्य सरकार कोई भी आदेश दे सकती है जिससे पब्लिक न्यूसेंस ना हो, उपद्रव ना हो और सब लोग सुरक्षित रहें। सामान्यतः धारा 144 को 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक साथ न खड़े होने के आदेश के नाम से जाना जाता है, पर ऐसा कहना गलत है। डीएम साहब, एसडीएम साहब या राज्य सरकार
लोकहित में, जनहित में कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 144 धारा के अंतर्गत डीएम साहब, एसडीएम साहब, राज्य सरकार कोई भी आदेश पारित कर सकती है। पर सामान्यतः इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ न खड़े होने पर पाबंदी होती है, कोई भी जुलूस नहीं निकालने की पाबंदी होती है और कर्फ्यू लगाने का आदेश भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। कर्फ्यू लगाने का आदेश भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। और आखिरी बात समझ लीजिए, 144 धारा में यदि डीएम और एसडीएम साहब आदेश करते हैं तो मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए, 2 मंथ्स के लिए, 2 माह के लिए ये प्रभावी रह सकता है। और राज्य सरकार यदि ऐसा कोई आदेश निकालती है तो 6 माह तक वो ये आदेश लागू रख सकती है। आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद 2 लेक्चर और आपकी सीआरपीसी खत्म। और भाई देखो कितना मेहनत करना पड़ता है, डबल करना पड़ता है। तो बार बार मुझे कहना ना पड़े, आप ऐसा काम करो, इस चैनल को उठा दो भाई पूरा, ठीक है। आप ही के हाथ में है, आप ही सरकार हो, आप ही मालिक हो। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।